नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर दुराब मिस्त्री, लंदन से जुड़ रहे हैं और एडिबल ऑयल पर दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट हैं, नाम है। इनको लोग सुनना चाहते हैं कि एडिबल ऑयल पर दुराब जी का क्या व्यू है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, आपने हमें वक्त दिया। जून के महीने में इंडिया का एडिबल ऑयल का इंपोर्ट 18% बढ़ा है सर, 18% बढ़ा है। इस जंप के पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? क्यों इतना ज्यादा इंपोर्ट बढ़ गया जून के महीने में हमारा? ये कोई खास बात नहीं है मृत्युंजय। 10-20% इंपोर्ट बढ़ता है घटता है मार्केट के हिसाब से, इसमें कोई ज्यादा सोच विचार करने की बात नहीं है। जून में बढ़ा इंपोर्ट क्योंकि अप्रैल मई में इंपोर्ट थोड़ा कम था। अब हमारे स्टॉक काफी भरपूर हो चुके हैं। कंजम्पशन भी हिंदुस्तान में, अब बारिश आना शुरू हो गया तो इससे एक प्रकार का फील गुड फैक्टर बाजार में आ गया है और इससे कंजम्पशन भी आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। और मेरे ख्याल से जून के इंपोर्ट के ही तरह जुलाई के इंपोर्ट भी काफी मजबूत रहेंगे और आम तौर पे हमारी इंपोर्ट इस साल पिछले साल से थोड़ी ही कम होगी। पहले उम्मीद था कि ज्यादा कम होगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। और हिंदुस्तान में जो तिलहन का पैदावार हुआ है वो ज्यादातर क्रश नहीं हो पाएगा और उसके सीड के फॉर्म में कैरी ओवर होगा। ये कोई बहुत चिंताजनक बात नहीं है, ये मार्केट के हिसाब से होता रहता है। एक सवाल सर मैं आता हूँ, अब पाम के ऊपर आता हूँ। पाम तेल को लेकर अभी ग्लोबल सिचुएशन क्या है? मतलब चूंकि हम लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं पाम ऑयल का, लिहाजा अगर ग्लोबल मार्केट में थोड़ा बहुत भी सप्लाई ऊपर नीचे होती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी पड़ता है। तो इस वक्त ग्लोबल मार्केट में डिमांड सप्लाई के हालात पाम तेल को लेकर क्या हैं? देखिए मृत्युंजय, लोग गलती से सोचते हैं कि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा बड़ा इंपोर्टर है तो इसलिए हिंदुस्तान में जो होता है उसका बहुत गहरा प्रभाव मार्केट पे पड़ता है। ये ये टू सम एक्सटेंट सच है, लेकिन ज्यादातर और भी आम फैक्टर्स बाजार में खेलते हैं क्योंकि हिंदुस्तान का इंपोर्ट दुनिया की प्रोडक्शन का सिर्फ 10% है, ज्यादा नहीं है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा कंज्यूमर पाम ऑयल का इंडोनेशिया खुद है। इंडोनेशिया 12 मिलियन टन पाम ऑयल तो सिर्फ बायोडीजल में खा जाता है। तो ये और देशों में, खास करके इंडोनेशिया, मलेशिया, यूरोप में क्या होता है इसका भी प्रभाव पड़ता है। और आज की तारीख में ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की असैसिनेशन अटेम्प्ट से ऐसा बाजार में लगता है लोगों को कि अब अवश्य डोनाल्ड ट्रंप ही कामयाब होंगे और प्रेसिडेंट बनेंगे। सो इनके प्रभाव से बाजार में एक प्रकार की आज खलबलाहट आ गई है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो दब गए और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स आगे बढ़े क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट गुड फॉर बायोडीजल बट इज वेरी गुड फॉर फॉसिल फ्यूल। तो ये एक दूसरा फैक्टर आज सुबह उभरा है बाजार। अच्छा, आपने पूछा कि पाम ऑयल का सिचुएशन क्या है। मेरे ख्याल से पाम ऑयल का सिचुएशन बिल्कुल स्टेबल है। इसमें ना तो ज्यादा गिरावट आएगी ना तो ज्यादा बढ़ावट आएगी। ये एक रेंज बाउंड ट्रेड है। अगर आप मलेशियन रिंगिट को हिसाब में लें तो 3,750 से 4,100 के रेंज में ये मार्केट चलता रहेगा। पहले मैंने कहा था कि 3,800 से 4,300 तक जा सकता है। अब लगता है कि 3,750 से 4,100 के रेंज में चलेगा। और इसका कारण है कि दुनिया में खास करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, इवन इंडिया और पूरे पाम के देश इंडोनेशिया, मलेशिया, सब जगह मौसम काफी अच्छा रहा है। ना तो ज्यादा सूखा है ना तो ज्यादा बारिश है और इससे पैदावार, पैदाश खास करके तिलहन की काफी अच्छी रहने वाली है। आपको मालूम है कि साउथ अमेरिका में बहुत बड़ा सोयाबीन क्रॉप पैदा हुआ है
और अब ऐसा लगता है कि नॉर्थ अमेरिका में भी, और आप चंद दिनों पहले आपने पढ़ा होगा कि अब ला निनिया की भी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, अगर आएगा तो भी वो बहुत देरी से आएगा। तो इससे क्या होगा कि बारिश अच्छी रहेगी, मौसम अच्छा रहेगा, और इससे जो फसल है खास करके सोयाबीन की या यूरोप में सनसीड की, वो काफी अच्छी रहने वाली है, और पाम का प्रोडक्शन भी चिंताजनक नहीं है। तो इन सब फैक्टरों से ऐसा लगता है कि स्टेबल सप्लाई रहेगी, और प्राइस फैक्टर जो है उसमें ज्यादा कोई बड़ा फर्क आने वाला नहीं है। ये एक खुशी की बात है हिंदुस्तान के कंज्यूमर के लिए। आप कह रहे हैं कि पाम तेल यहाँ से अब महंगा नहीं होने वाला है। ऊपर में आपने कहा कि 4100 रिंगिट का रेंज है, और नीचे में आपने कहा कि 3750 से लेकर 4100, मतलब 37,500 से लेकर 4100 रिंगिट के आसपास रहेगा भाव। मतलब कोई बड़ी तेजी, या मतलब आप यूं कहें कि रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, बड़ी तेजी या बड़ी मंदी, अच्छा गिरावट की सब मामला भी नहीं है सर? दाम घटने के आसार हैं कुछ? नहीं। नहीं, खास संभव नहीं है, हम्म। क्योंकि का प्रोडक्शन उतना जोर से नहीं चल रहा जितना कि हमें पहले उम्मीद थी। पाम में आप देखिए कि पिछले 10 सालों से जो यील्ड कहते हैं, पर हेक्टर यील्ड, वो थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे से कम होती जा रही है, जैसे कि पेड़ बूढ़े होते जा रहे हैं। और ये रीप्लांटिंग ज्यादा नहीं हुई है। 30% से ज्यादा पेड़ 15 साल की उम्र से ज्यादा है, 10%, 12% के पेड़ 24 साल से भी ज्यादा है। तो इससे क्या होता है कि इनका उत्पादन कम होता जा रहा है, इसलिए ना तो प्रोडक्शन में बहुत बढ़ावट आने वाली है, ना घटावट आने वाली है। ये एक, स्टेबल मार्केट्स हम देख रहे हैं। ठीक है, स्टेबल हाँ, मार्केट रहेगा। जी। एक फैक्टर है जी। आपका बजट, हाँ, हिंदुस्तान का बजट। उसी पर मैं आ रहा था सर, तो उस पर मैं आ रहा था। बिल्कुल। हाँ, उसी पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछना चाह रहा था सर। अगले हफ्ते हमारा बजट है, फुल फ्लेज बजट है मोदी सरकार 3.0 का। तो और चूंकि इंडस्ट्री की बहुत डिमांड है, एक तो एडिबल ऑयल मिशन की डिमांड हो रही है, एक हो रही है कि फार्मर को बेटर प्राइस मिले, इसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो। क्योंकि अभी आप देखिए सोयाबीन की बुआई हमारी चल रही है फुल स्विंग में, बहुत अच्छी बुआई हो रही है, लेकिन रेट एमएसपी से कम है। तो आपके हिसाब से इस बजट में ऑयल इंडस्ट्री के लिए, ऑयल सीड इंडस्ट्री के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, बजट का उतना गहरा प्रभाव ऑयल इंपोर्ट पे हो सकता है अगर ड्यूटी में ज्यादा कोई चेंज आया तो। मेरा सुझाव है सरकार से कि आप एमएसपी बढ़ाते रहिए, लेकिन एमएसपी तो एक लोकल फैक्टर है, बजट का फैक्टर नहीं है। बजट में आप क्रूड ऑयल यानी कि अनरिफाइंड ऑयल की ड्यूटी को हाथ मत लगाइए। आपने बहुत अच्छी तरह ये पूरा जो मामला है टैकल किया है। पिछले 1 डेढ़ साल से आपने ड्यूटी पे कुछ चेंज नहीं किया। लोगों ने आपके ऊपर बहुत दबाव डाला, लेकिन आपने चेंज नहीं किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ड्यूटी को स्थिर रखी है अनरिफाइंड ऑयल पे। लेकिन मेरे 2 छोटे सुझाव हैं सरकार के लिए कि आप रिफाइंड ऑयल की ड्यूटी 5 या 7% बढ़ाइए, क्योंकि हमारी रिफाइनिंग इंडस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम है, और रिफाइनिंग इंडस्ट्री की कैपेसिटी, यूटिलाइजेशन वगैरह बहुत कम होता जा रहा है, और विदेशों से रिफाइंड तेल आता रहता है। ये अच्छी बात नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो रिफाइंड तेल के ऊपर आप 5 या 7% ड्यूटी बढ़ाइए, जिससे कि हमारी रिफाइनरियों को फायदा हो। भाव तो स्टेबल रहने वाले हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि भाव में कोई ज्यादा फर्क होने वाला नहीं है। इन्फ्लेशन में कोई इससे ज्यादा हानि आने वाली नहीं। दूसरा मेरा सुझाव है जी। कि ये जो प्रोसेस प्रोडक्ट्स जो जिसकी इंपोर्ट इंडिया में बेमिसाल बढ़ गई है, फैटी एसिड देखिए, सोप नूडल्स देखिए, फैटी अल्कोहल देखिए, यहाँ की इंपोर्ट हिंदुस्तान में पिछले 3 या 5 सालों में दुगुना तिगुना बढ़ गई है। हमारे पास वो इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री बेकार पड़ी है, और ये बिल्कुल बेकरार इंपोर्ट आ रहे हैं। तो इसमें ये प्रोसेस प्रोडक्ट्स, फैटी एसिड, सोप नूडल्स, ग्लिसरीन, रिफाइंड ग्लिसरीन खास करके, और फैटी अल्कोहल, इसमें हमारी इंपोर्ट हमारी लोकल उत्पादन से ज्यादा बढ़ गए हैं। ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है। ये अच्छी बात नहीं है हमारी इंडस्ट्री के लिए।
तो उसके ऊपर भी 5 या 7% की ड्यूटी बढ़नी चाहिए। मैं तो जाके कहता हूं कि 20% बढ़ाओ, लेकिन उससे इन्फ्लेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए प्रोसेस प्रोडक्ट्स, फैटी एसिड, फैटी अल्कोहल, सोप नूडल्स, रिफाइंड ग्लिसरीन, उस पे भी 5 या 7% की ड्यूटी बढ़ना बहुत आवश्यक है। और मैं यकीन के साथ सरकार को कह सकता हूं कि इससे इन्फ्लेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी लोकल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत बढ़ जाएगी। इससे आपको टैक्सेस ज्यादा मिलेंगे, सरकार को फायदा होगा, पूरी तरह अच्छी एक व्यवस्था हो सकती है। थोड़ा सा चेंज इंपोर्ट ड्यूटी प्रोसेस प्रोडक्ट्स में बढ़ाने से। ये आपने बहुत ही साफ शब्दों में ये बात कही है कि क्या होना चाहिए बजट में इस इंडस्ट्री के लिए। अब एक सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ सर कि एक तो आपने पाम के बारे में बताया कि स्टेबल प्राइस रहेगा, लेकिन पाम के अलावा सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, यहाँ पर क्या कंडीशन आप देख रहे हैं? क्या इन तेलों के दाम भी स्टेबल रहेंगे? मुझे यकीन है कि इन तेलों के दाम भी रेंज बाउंड रहेंगे, स्टेबल, क्योंकि सोयाबीन का प्रोडक्शन बहुत भरपूर है। नॉर्थ अमेरिका में लगता है कि एक बहुत बड़ा सोयाबीन क्रॉप अभी जारी हो रहा है, और आपको मालूम है कि साउथ अमेरिका में प्रोडक्शन पिछले साल बहुत अच्छा था, और लगता है कि आने वाले दिनों में वहां भी बोई बहुत बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि वहां की करेंसियां बहुत वीक है। ब्राजीलियन पेसो, ब्राजीलियन रियाल वीक होता जाता है। अर्जेंटीना का तो कोई सवाल ही नहीं है, पेसो हमेशा वीक होता जाता है। तो ये करेंसी वीकनेस से वहां के किसानों को ऑयल सीड, डॉलर कमोडिटी बोना बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो इससे साउथ अमेरिका में नेक्स्ट क्रॉप की भी बोई बहुत अच्छी होगी। अब देखिए, सन सीड में मामला सही है। यूक्रेन और रशिया की करेंसी वीक हो गई है, तो वहां ये लोग बोते रहते हैं। लगता है कि पिछले साल जितनी बड़ी बोई नहीं होगी, पिछले साल तो बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेक हो गए थे। तो इस साल भी बोई अच्छी होने वाली है, क्रॉप अच्छे होने वाले हैं। तमाम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की क्रॉप्स और एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इंडिया, ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन अच्छा रहेगा अब के वेदर फोरकास्ट के अनुसार। तो इसलिए मेरा ये काफी अनुमान स्ट्रांग है कि भाव में कोई ज्यादा फर्क होने वाला नहीं है, और ये एक अच्छा पीरियड कंज्यूमर के लिए अगले 6 महीनों में आ रहा है। आपने जो सर बात कही, मतलब कुल मिलाकर जो ऑडियंस, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनके लिए एक लाइन की हेडलाइन ये है दोराब जी की तरफ से कि खाने के तेल के मोर्चे पर आपको चिंता नहीं करनी है, एडिबल ऑयल की महंगाई अभी नहीं बढ़ने वाली है। एक लाइन की हेडलाइन ये है, और उन्होंने बाकी सारे तेलों के बारे में बताया, पाम तेल, सोया तेल, मस्टर्ड, सनफ्लावर, किसी भी तेल में कोई बड़ी तेज़ी की संभावना, या यूँ कहें कि तेज़ी की संभावना अभी नहीं है। सप्लाई सिचुएशन कंफर्टेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया दोराब जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में एडिबल ऑयल पर बात करने के लिए। तो फिलहाल आप इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।